नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर रामगढ़ से आ रही है, जहां रामगढ़ में गोला प्रखंड के हेसापोड़ा में हाथियों के झुंड का उत्पात जारी है। यहां घटवार टोला में 10 हाथियों का झुंड घुस आया है, जिसने खेतों में लगी फसल को रौंद दिया। साथ ही भंडारदाहा में आश्रम की दीवार को भी तोड़ दिया है। खलिहान में रखी धान को चट करने के साथ ही हाथियों का झुंड आलू और सब्जी की फसल को भी बर्बाद कर रहा है। हाथियों का झुंड अभी भी गांव के पास के जंगलों में मौजूद है, जिससे लोग भयभीत हैं। 6 दिन पहले भी हाथियों के झुंड ने हेसापोड़ा में फसल को बर्बाद करने के साथ घरों की दीवार को तोड़ दिया था। आपको बता दें कि हेसापोड़ा गांव रजरप्पा मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर है। लोगों ने वन विभाग से हाथियों को भगाने की गुहार लगाई है, लेकिन हाथियों को भगाने में वन विभाग फेल नजर आ रहा है। लोग काफी दिन 2 महीना से परेशान कर रहे हैं, खेती बाड़ी पूरा ग्रस्त कर दे रहे हैं। हम निवेदन चाहते हैं सरकार से कि कुछ मुआवजा का व्यवस्था देने का अनुमान करें। अतः हम लोग को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ रहा है। कितना दिन से परेशान कर रहा है? 3 महीना से। अच्छा, आप लोगों का आलू बाड़ी और सब बर्बाद हो गया क्या? क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं साहेबगंज में अवैध आरा मिलों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई जारी है। लाल बथानी गांव में अवैध लकड़ी मिल को ध्वस्त करने के बाद झारखंड और बिहार के वन विभाग की संयुक्त टीम ने मिर्जा चौकी में 5 आरा मिलों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही 3 लकड़ी मिलों की लकड़ी को भी जब्त कर दिया। वन विभाग की टीम ने आरा मिल से संबंधित कई सामान भी जब्त किए। झारखंड और बिहार के वन विभाग की संयुक्त टीम की कार्रवाई से अवैध लकड़ी का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। बहुत सारे अवैध आरा मिल की सूचना थी और करीब करीब यहाँ पे 5 आरा मिल अभी तक हम लोगों ने चिन्हित किया है जो अवैध रूप से चल रहा था। उन्हीं आरा मिल पे अधिकतर जो लकड़ियाँ हैं साहेबगंज से कट के यहाँ आ रही थी और कई बार जब छापामारी की बात होती थी तो ये लोग बिहार और झारखंड के बॉर्डर का होने के चलते इसका फ़ायदा उठा रहे थे। इस बार हम लोगों ने बिहार के जो डीएफओ साहब हैं उनसे लिया, उनसे बात किया। उन्होंने अपने ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पे जितने भी अवैध आरा मिल हैं उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं और ध्वस्त के उपरांत जो लकड़ियाँ हैं, अवैध लकड़ियाँ हैं, उनको भी हम सीज करके ले जा रहे हैं। वहीं गुमला में विशेष प्रमंडल की ओर से 4 बड़ी योजनाओं के लिए टेंडर आमंत्रित की गई थी। इस दौरान ऑफिस पहुंचे ठेकेदारों के बीच करीब 1.5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। योजनाओं को मैनेज करने और टेंडर लेने की होड़ में कई संवेदक आपस में उलझ गए। मामला बढ़ता देख गुमला पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। हंगामे के बीच ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। 13% डाक बोलता है, कोई 14% डाक बोलता है, कोई 17% डाक बोल के और मैनेज करके टेंडर ले लेता है। बिकता है टेंडर पेपर 12 गो, 31 गो, 45 गो, 40 गो और गिरता है 2 गो। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह सरकार को कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जितना टेंडर पेपर गिरे उतना टेंडर बिके, उतना टेंडर पेपर गिरे। इसे मतलब कि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, टेक्निकल विभाग के द्वारा भारी घपलेबाजी के कारण होता है। और अब बात बढ़ते कोरोना संक्रमण की। दरअसल कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही अब लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में क्रिसमस और नववर्ष के जश्न में कहीं ना कहीं कोविड संक्रमण खलल ना डाल दे, इस पर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। कोरोना के नए वेरिएंट आने के साथ ही लगातार राज्य भर में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर बात की जाए कल ही की तो करीब 50 के करीब मरीज जो हैं वो कोरोना के संक्रमण के पाए गए हैं, जिसे लेकर अब राज्य सरकार हो या फिर जिला प्रशासन वो अलर्ट मोड में है। लोगों से भी लगातार SMS फॉर्मूला
को अपनाने की बात की जा रही है। कई लोग जो हैं इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक चिंता का सबब है और प्रशासन के लिए चुनौती का सबब है। वहीं अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो इसे लेकर भी तैयारियां की जा रही है। हालांकि टेस्टिंग और रिपोर्ट दोनों में अभी भी प्रॉब्लम है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि रिपोर्ट जो है वो तुरंत नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है अब भी राज्य की। वहीं अगर बात की जाए अगर रिम्स या फिर अस्थायी कोविड सेंटर की, तो रिम्स में अस्थायी कोविड सेंटर भी बनाया गया है। वहीं रिम्स के ट्रामा सेंटर में भी व्यवस्थाएं की गई है। ऐसे में राज्य सरकार हो या फिर आम लोग, सभी को कवायद करने की ज़रूरत है ताकि कोरोना के संक्रमण को, रफ्तार को कम किया जा सके, उस पर अंकुश लगाया जा सके, ताकि इस तरह की जो भयावह स्थिति सेकेंड वेव में हमने देखी थी वो अब भविष्य में देखने को न मिले। तो राज्य सरकार हो या फिर जिला प्रशासन, ये लोग अभी से तो अलर्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये अलर्टनेस जो है वो दिखानी होगी लोगों को भी, तभी जाकर कोरोना के जो जीत है उस पर हासिल हो सकती है। ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन आने वाले दिनों में किस तरह से नियमों के प्रति और जागरूक करेगा लोगों को। वहीं अगर बात की जाए तो अभी नववर्ष और क्रिसमस दोनों सर पर हैं और ऐसे में कोरोना के जो संक्रमण की रफ्तार है वो भी पकड़ने की उम्मीद है। तो देखना होगा कि इसे लेकर क्या कुछ कवायद की जाती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ मंदिर के प्रशासनिक सभागार में डीसी और एसपी ने बैठक की। इसमें पंडा समाज के साथ ही स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस बैठक में 1 जनवरी को पूजा अर्चना के दौरान मंदिर में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद डीसी ने मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश और निकास द्वार के साथ ही शिव गंगा घाट का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दरअसल 1 जनवरी को बासुकीनाथ धाम में पूजा अर्चना के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन कराने का भी प्रशासन पर जिम्मेवारी है। तो आगामी 1 जनवरी को लेकर के विधि व्यवस्था संधारण और साथ ही साथ कोविड समुचित व्यवहार के अनुपालन के साथ दर्शन के संबंध में बैठक के माध्यम से निर्णय लिए गए और कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के जो राज्य सरकार के निर्देश हैं उसके अनुपालन के लिए और इस क्रम में जो भी यहाँ पर हमारे पंडा समाज के प्रतिनिधि हैं और जो भी दुकानदार हैं उनको भी जागरूक करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। खबर पलामू से सामने है। पलामू में शाहपुर कोयल नदी पुल पर एक बड़ा हादसा हो गया है। ट्रक और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई है। टक्कर में एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। ऑटो में सवार लोग घायल भी हैं, जिनका इलाज फिलहाल एमएमसीएच में चल रहा है। और इस वक्त कोयल पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जाम भी लगा हुआ है। तो यह एक बड़ा हादसा पलामू में कोयल पुल पर हुआ है, जहां सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई है और अन्य लोग घायल हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। और अब बात राजधानी रांची के मौसम के मिजाज की। राजधानी रांची में ठंड का सितम जारी है, जिसका असर शहरवासियों पर भी देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या में ठंड की वजह से कमी आई है। हालांकि जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं वो भी पूरी तैयारी के साथ निकल रहे हैं, ताकि ठंड में उन्हें कोई परेशानी ना हो। मोरहाबादी मैदान का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। ठंड का सितम राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में जारी है। लगातार लोगों को भी इसे लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हम आपको रांची के मोरहाबादी मैदान के आसपास का नज़ारा दिखा सकते हैं कि लोग यहां पर भले सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले हों, लेकिन जो ठंड है उससे आम लोग भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। ठंड इस बार अपने शबाब पर है, क्या कहना चाहिए? हाँ, इस बार तो ठंड बहुत है, लेकिन मॉर्निंग वॉक लोगों को करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करने से इम्यूनिटी बढ़ता है और दिन भर एनर्जी फील होता है, इसलिए लोगों को करना ही चाहिए। आप लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक पर डे करते हैं? हाँ, पर डे आता है, बस जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन नहीं हो पाता है।
ठंड तो है बट स्टिल मॉर्निंग वॉक में अच्छा लगता है और उसके बाद फिर अच्छा फील होता है, दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, इसीलिए कर लेते हैं। इसीलिए मॉर्निंग में आ जाते हैं, ठंड कितनी भी हो अच्छा लगता है सुबह सुबह। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से ठंड है लोगों को भी परेशानी ज़रूर हो रही है, लेकिन मॉर्निंग वॉकर जो हैं वो लगातार अपनी जो बिहेवियर है उसमें चेंज नहीं ला रहे हैं और ठंड का सामना भले उन्हें थोड़ी मुश्किलात ज़रूर पैदा हो रही है, लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं वो पूरी तरह से वो ठंड काफ़ी है इस बार। पिछले 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड है। आप लोग को भी परेशान काफ़ी? हाँ, परेशानी तो हो रही है और मैंने सोचा था कि ये इस बार पड़ेगी ही, लेकिन बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। यदि मोरहाबादी को आप सुबह के तौर पर जाने तो मोरहाबादी में जो मॉर्निंग वॉकर्स है उनकी भीड़ लगी रहती है, जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन ये ठंड का ही परिणाम है कि आज यहाँ पे लोगों की संख्या कम हुई है। इस बार कुछ ठंड ज़्यादा है, आम लोग भी परेशान हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा भी लोगों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। कहा जाए तो कंबल वितरण हो या फिर अलाव की व्यवस्था, ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की जा रही हैं, लेकिन कुदरत के इस कहर से आम लोग जो हैं वो थोड़े परेशान हैं और देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ठंड का प्रकोप इसी तरह से जारी रहेगा या फिर इसमें कुछ कमी आती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में वीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच खींचतान का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। मामला रांची वेटनरी कॉलेज का है, जहां 17 साल से संविदा पर पढ़ा रहे करीब 27 असिस्टेंट प्रोफेसर ने अस्थायीकरण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की थी। इनमें 14 शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद वीसी के आदेश ने इन सभी शिक्षकों को क्लास लेने से रोक दिया और साफ कहा गया कि कोर्ट से केस वापस लेने पर ही कॉलेज में पढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में संविदा पर बहाल शिक्षक 2 महीने से कॉलेज से दूर हैं और उसका खामियाजा वेटनरी कॉलेज के 3rd ईयर के छात्र भुगत रहे हैं। 14 शिक्षकों के सामने केस वापसी की शर्त रखी गई है, जिसके बाद ही उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो पाएगा। 5 सब्जेक्ट है थियोरेटिकल, जिसमें से 2 सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ, एक भी क्लास नहीं हो रहा है, जो भी मेन सब्जेक्ट्स हैं, और इस पे हमारा बहुत अच्छा खासा लॉस हो रहा है। यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका कुछ हम लोग कुछ नहीं जानते उसके बारे में। क्या टीचर नहीं है? जी, टीचर की कमी हो रही है जी। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल जो है हम लोग का मेन मोटिव जो है प्रैक्टिकल तरीके से सीखना, वो भी यहाँ पे थोड़ा वीक है। हम लोग अभी गायनेकोलॉजी नहीं हो रहा है और पैरासिटोलॉजी का भी नहीं हो रहा और साथ साथ उसका प्रैक्टिकल भी नहीं हो रहा। इसके वजह से हम लोग को पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है और अभी नज़दीक में ही जनवरी में हम लोग एग्ज़ाम्स भी है, तो एग्ज़ाम्स के लिए समझ नहीं आ रहा कि मतलब कौन पढ़ाया जाएगा। टीचर की बहुत ही कमी हो रही है हम लोग पे यहाँ पे। यहाँ तक उनको कहा है कि आपको हम उसी ऑर्डर के तहत हम आपके कंटिन्यूटी को रख देंगे, आपको फिर इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो बेवजह अड़े हुए हैं इसकी वजह से, क्योंकि स्टैच्यूट से ऊपर जा कर के कोई भी कुलपति, चाहे अभी वर्तमान के कुलपति हो या पहले के भी कुलपति हो, वो नहीं कर सकते हैं। रांची वेटनरी कॉलेज इस समय एक अंतर्द्वंद की लड़ाई लड़ता नजर आ रहा है। खासकर जो शिक्षक यहां अनुबंध पर पढ़ा रहे थे 20 साल से 15 साल से, वैसे शिक्षक को अब कहा गया है कि आप कोर्ट में जो केस किए हैं अपने स्थायीकरण की मांग को लेकर उसे वापस लें, तभी पढ़ाई का मौका दिया जाएगा, क्लास लेने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जिसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं, उनका कहना परीक्षा नज़दीक आ गई है, बिना पढ़ाई के परीक्षा दें तो कैसे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। वहीं झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता अपने ही मंत्रिमंडल के सहयोगी को भूल गए। श्रम मंत्री धनबाद के तोपचांची पहुंचे थे। सत्यानंद भोक्ता ने अपने संबोधन के दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को पूर्व मंत्री बता दिया। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत देर से देने के लिए कुछ खास होना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत करने वाले हमारे माननीय पूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो जी पर विश्वास होना चाहिए।
वहीं पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर बंदना टोप्पो उर्फ सांगी को सुरक्षा बलों ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से एक राइफल, जिंदा कारतूस, पीएलएफआई का पर्चा और मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस को एरिया कमांडर बंदना टोप्पो के बंदगांव थाना क्षेत्र के सोंगा पहाड़ी क्षेत्र में सक्रिय होने और किसी घटना को अंजाम देने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम का गठन कर यह कार्रवाई की गई। बंधन टोप्पो चक्रधरपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थानों में 10 मामलों में आरोपी है। साथ ही पिछले दिनों सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में भी ये शामिल था। संगठन पीएलएफआई का एरिया कमांडर सांगी टुकनो और बंधना टुकनो की गिरफ्तारी सोगा बंदगांव थाना क्षेत्र से हुआ है और उसके पास से एक 315 का राइफल, 5 जिंदा कारतूस, मोबाइल, संगठन का पर्चा बरामद हुआ है। वहीं दुमका पुलिस ने लोगों को चूना लगाने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। ठग बैंक अधिकारी बनकर फर्जी सिम और फर्जी ऐप के द्वारा लोगों के अकाउंट से पैसा उड़ा लेते थे। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड से पकड़े गए दोनों आरोपी दुमका के ही रहने वाले हैं, जिनका नाम इकराम अंसारी और पवन पाल बताया जा रहा है। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने गिरोह के दूसरे सदस्यों का नाम भी बताया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस गुप्त सूचना पर दुमका बस स्टैंड के पास से 2 साइबर अपराधी कर्मी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से कई एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक से संबंधित कार्ड, जिसके फ़ोन में पे फोन वगैरह का विभिन्न खाता का नंबर मौजूद था, प्लस उसके पास से कई बैंक का डॉक्यूमेंट्स मिला है, सिम कार्ड मिला है, जिसके विषय में वो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिए। वहीं लोहरदगा की सिरंगदाग थाना क्षेत्र में चपाल के जंगल के अंदर माओवादियों की ओर से लगाए गए प्रेशर आईईडी बम की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग जंगल जाने से भी डर रहे हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से इलाज के लिए गाड़ी नहीं मिलने से भी ग्रामीणों में आक्रोश है। शुरू से बताइए बेटा, और धनबाद में अवैध कोयला कारोबार को लेकर न्यूज 18 की मुहिम का असर दिखने लगा है। अवैध कोयला कारोबार के सबसे बड़े क्षेत्र निरसा में 3 अवैध कोयला लोड ट्रक को ईसीएल हेडक्वार्टर की सीआईएसएफ टीम ने पकड़ा। निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा स्टेशन रोड के पास से इन ट्रकों को जब्त किया गया। इस दौरान अवैध कोयला कारोबारियों की ओर से पकड़े गए ट्रकों को छुड़ाने का काफी प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार सीआईएसएफ कमांडेंट को सूचना मिली थी कि स्टेशन रोड मुगमा से अवैध कोयले को ट्रकों में लादकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और क्रिसमस न्यू ईयर को लेकर रामगढ़ के पिकनिक स्पॉट्स पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। पतरातू का पलानी झरना लोगों के लिए सबसे पसंदीदा स्थल बना हुआ है। यहां कॉलेज के छात्रों के साथ ही बंगाल और बिहार से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। लोग यहां पर सेल्फी और फोटो शूट कर झरने की खूबसूरत नजारे को अपने कैमरे में कैद करते हैं। 100 फीट की ऊंचाई से गिरते झरने का पानी अलग ही रोमांच पैदा करता है। यहाँ पहुँचने के बाद लोग सारी थकान भूल जाते हैं, साथ ही नए साल के स्वागत के लिए भी तैयार हो रहे हैं। के पलानी झरना में आप हमारे पीछे देख सकते हैं झरना की खूबसूरती को, कल करके पानी गिर रहा है नीचे में। और देख सकते हैं पर्यटक दूर दूर से यहाँ पे आए हैं और इनसे सीधे बात कराते हैं ये पलानी झरना इन्हें कैसा लग रहा है। बताइए किस तरह यहाँ पर आके आपको लगा? काफ़ी आकर्षित था और काफ़ी मन लगा। झरना काफ़ी नेचुरल टाइप में लगा और बहुत मन लगा यहाँ से। और मैं गवर्नमेंट से थोड़ा सा करता हूँ कि इसको थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म बनाना चाहिए इसको। आपको कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो ये जगह है इसको थोड़ा और बढ़िया वास्ते बनाया जाए, टूरिज्म बनाना चाहिए। पलानी झरना आकर इनकी खूबसूरत वादियों में खो गए हैं। एक और हम बात कराते हैं टूरिस्ट से, कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार है, एक्सपीरियंस सही है, बहुत सही लग रहा है। हाँ, नेचुरल सारा कुछ सब कुछ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पलानी झरना की खूबसूरती को निहारने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एक और पर्यटक से बात कराते हैं।
बताइए कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और काफ़ी टाइम के बाद मैंने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है और पढ़ाई करते करते इंसान को रिफ्रेशमेंट की भी ज़रूरत होती है, इसलिए हम हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आए हैं कोचिंग की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं पलानी झरना की खूबसूरती पर लोग फिदा हैं, यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं पिकनिक मनाने का, चूँकि अभी समय है, दिसंबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पलानी झरना की खूबसूरती कैमरे के नज़र से आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है और प्रशासन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के प्रति गंभीर भी है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।